हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने की। और इसमें देखा था कि गलतियां दो तरह की हो सकती हैं। गलतियां नहीं, जो शेष मैच नहीं करता, जो बैलेंस मैच नहीं करता है कैश बुक का और पासबुक का, उसको उसके दो तरह के कारण हो सकते हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज ऑफ कॉजेज हम लोग ने देखा था, रीजंस क्या क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है। तो पहला होता है टाइमिंग में डिफरेंस हो जाता है। ठीक, उसका मैंने आपको लास्ट में समझाया भी था थोड़ा सा ब्रीफ में। और दूसरा होता है कि गलती ही कर दी। ठीक है, किसने गलती कर दी? या तो फर्म गलती कर देती है या फिर बैंक गलती कर देती है। बैंक ने बैंक पासबुक बनाई, उसमें कोई गलती कर दी तो ऑब्वियसली मैच नहीं कर पाएगा आप। ठीक है, गलती किस किस तरह की हो सकती है? टोटल गलत कर दिया, ठीक, जोड़ घटाना गड़बड़ कर दिया, है ना, बच्चों वाली गलती। या फिर आपने कोई ट्रांजेक्शन को नोट ही नहीं किया। और नॉर्मली यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन की बात है वो चेक के लेन देन की होती है कि कोई चेक का लेन देन हुआ है, वो ठीक से नोट नहीं हो पाया, पासबुक में नहीं आया, या फिर आपने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा। तो या तो आप गलती कर देते हो, जो तो बहुत ही आसान है, ये समझना बहुत आसान है, उस गलती को आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं होगा, है ना, कि गलती कर दी तो बैलेंस मैच नहीं करेगा। दूसरा जो है, जो लॉजिकल है, जो जिसके होने की संभावना भी है, जो अर्थपूर्ण भी है, वो क्या होता है कि समय में अंतर होता है। अलग एक ही लेन देन को अलग अलग तरह से कैश बुक में अलग समय पर लिख लिया जाता है और बैंक अकाउंट में अलग समय पर लिखा जाता है। कैसे? जैसे समझ लीजिए, पहला है बैंक द्वारा निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए हैं। मतलब क्या हुआ है, बैंक ने चेक इशू कर दिया है, आप ही ने इशू किया एक्चुअली, ठीक है, जो व्यवसाय है, फर्म है, उसने इशू किया है। अब फर्म ने इशू किया है लेकिन उसके पास एक चेक बुक थी, उसने लिख करके दे दिया कि जाओ आप, ये हम आपको पैसे दे रहे हैं। मान लीजिए मेरी फर्म है, मैंने आपको दिया कि 10,000 रुपए आप हैं, ले जाइए। अब आप चेक लेके चले गए, आप अपने घर पे सो गए, आपने सोचा कि आज बैंक जाने की जरूरत नहीं है, 8-10 दिन बाद बैंक जाना है तो जाकर के बैंक में लगा देंगे। जिस टाइम पर मैंने आपको पैसे दिए, मैंने तो माना कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं और चेक दिए हैं, तो मैंने अपने कैश बुक में जो बैंक वाला कॉलम था उसको क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? कैश बुक को क्रेडिट कर दिया, बैंक वाला कॉलम। ठीक, अच्छा, लेकिन आपने तो पैसे लगाए नहीं, तो आपने अगर चेक लगाई नहीं जाकर के बैंक में, तो मेरा जो फर्म का अकाउंट है बैंक में, उसमें से तो पैसे कटेंगे नहीं, तो वो डेबिट नहीं होगा। वो कब तक डेबिट नहीं होगा? जब तक आप लगाओगे नहीं। तो यहां पर क्या हो जाता है, टाइम का डिफरेंस आ जाता है। तो जो पहली एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी कि कैश बुक में आपने क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन बैंक में जो पासबुक है वो डेबिट होनी चाहिए, वो नहीं होगी। ठीक, तो ये मिसमैच हो जाएगा जो टाइमिंग है उसकी वजह से। ऐसे ही दूसरा क्या होता है, एग्जैक्टली उल्टा है कि बैंक में जमा की गई चेक जिसका संग्रहण नहीं हुआ, मैं गया, मैंने अपने बैंक में चेक लगा दी अपने फर्म के लिए। अब उस जो चेक लगाई गई है, मान लीजिए 8,000 रुपए की थी, तो मैंने अपना जो कैश बुक था वहां पे सीधे सीधे लिख दिया कि हाँ आज चेक जमा हो गई है। तो मैंने अपने कैश बुक में बैंक वाले कॉलम को डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? कैश बुक को डेबिट कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पहुंचा नहीं है। और खास तौर से मैंने बताया था, अगर कोई आउट स्टेशन की चेक हो, आउट स्टेशन मतलब किसी दूसरे शहर की चेक हो, या फिर जिस अकाउंट में, जिस बैंक की शाखा में फर्म का अकाउंट, उसकी जगह आप किसी दूसरे बैंक में जाकर के लगा रहे हो, तो वहां पर भी कलेक्ट हो जाती है कई बार, लेकिन टाइम लग जाता है। तो अगर इस तरह की चीज है तो आपके बैंक अकाउंट में बाद में रिफ्लेक्ट हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो ये दोनों ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जहां पर कैश बुक में आप फटाफट एंट्री कर दोगे, यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे, यहाँ पे डेबिट कर दोगे, लेकिन बैंक अकाउंट में एंट्री बाद में हो पाएगी। अच्छा, अगली बात क्या है, बैंक सेवाओं के लिए खाते को सीधे डेबिट कर देना। बैंक आपका काम करती है, ठीक है, आपका चेक कलेक्ट करती है, आपको अकाउंट खोलने की सुविधा दे रखी है। उसमें हो सकता है आपने कभी ओवरड्राफ्ट ले लिया। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं, आपने उससे ज्यादा की चेक इशू कर दी, फिर भी बैंक ने उसको ऑनर कर दिया। तो ऐसे में ओवरड्राफ्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगा सकती है। तो बैंक आपसे, जिसका भी फर्म का अकाउंट है, उससे कुछ कुछ अपने चार्जेस वसूलती रहती है, कुछ खर्चा होता रहता है, कुछ चार्जेस है, कुछ फीस के नाम पर वसूलती रहती है। वो आपको बताती नहीं है, वो आपके अकाउंट में, जो फर्म का अकाउंट है, वहां से डायरेक्टली पैसे काट लेती है। तो अगर पैसे काट लेगी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बैंक में जो आपकी पासबुक है वो डेबिट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जो आपका बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा अपने आप, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको तब पता चलेगा जब आप बैंक की पासबुक देखोगे। तो आप ये वाली एंट्री अपनी कैश बुक में कर ही नहीं सकते हो, आपको पता ही नहीं है। तो यहां पर बैंक अकाउंट में एंट्री पहले हो जाएगी, कैश बुक में नहीं होगी, है ना। ऐसे ही इसका भी उल्टा देख लीजिए, बैंक द्वारा खाते में सीधे तौर पर जमा की गई धनराशि, आपको कोई इंटरेस्ट मिला, ठीक है, आपको कोई इंटरेस्ट मिला,
ऐसे में क्या हुआ, जो भी आपका संग्रहित ब्याज है वो आप बैंक आपके सीधे सीधे आपके अकाउंट में जोड़ देगी बैंक में ही, तो ये भी बैंक में अपने आप क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में तो आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? और साथ में आपको कोई डिविडेंड है वो भी अगर बैंक ने आपको दिया तो वो भी आपके अकाउंट में सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो चार्जेस बताया था मैंने पिछली वाली एंट्री में, तो चेक कलेक्शन हो गया, इंटरेस्ट मिला ओवरड्राफ्ट पर, वही सारी चीजें थी। अब अगली एक और ऐसी एंट्री है, देनदार। देनदार वो होते हैं जो आपसे जिन्होंने पैसे ले रखे हैं वो आपको पैसा देना चाहते हैं। कोई देनदार है, उसने मुझे बोला कि हम आपके पैसे चुका देंगे, आपके पैसे चुका देंगे, उसके पास मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स, वो बैंक गया एक दिन, उसने बैंक में जाकर के सीधे पैसे जमा कर दिया है। अब मुझे तो पता नहीं चला, समझ रहे हैं? क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मैं तो कैश बुक देख रहा हूं, मैं फर्म में बैठा हुआ, उसने तो बैंक में जाकर के सीधा कर दिया, तो यहां पर भी बैंक में पहले एंट्री हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर भी बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा फर्म का, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाएगी। ऐसे ही अगली एंट्री क्या है, ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान। अब मेरा फर्म अकाउंट है, मुझे पता है कि भैया हर महीने हमारा टेलीफोन का बिल आता ही है, मुझे हर 3 महीने में इंश्योरेंस का प्रीमियम देना ही होता है, मेरे पास कोई जो स्टेशनरी का सामान खरीदने वाला इंसान है उसकी भी उसका भी अकाउंट उसी बैंक में, मेरा भी अकाउंट उसी बैंक में है, तो मेरा ये हिसाब किताब है कि भैया सीधा सीधा ये जितने का पैसा मांगे उनको देते रहना। ठीक, मैंने पहले से ही बैंक को निर्देश दे रखा है कि आप टेलीफोन बिल आ जाए तो उसको चुका दो, बिजली का बिल आ जाए आप उसको चुका दो, तो मैंने फर्म की तरफ से कुछ ऐसे निर्देश दे रखे हैं कि आप अपने आप ही इनको पेमेंट कर दिया करो। अब वो पेमेंट्स मुझे नहीं पता कि कितने रुपए का हुआ, ठीक, तो मैं उसको कैश बुक में तो कर नहीं सकता, लेकिन बैंक तो अपने आप ही कर दे रही है, तो बैंक क्या कर दे रही है, बैंक डेबिट करती जा रही है। बैंक क्या करती जा रही है, डेबिट करती जा रही है। इस तरह के खर्चे, नॉर्मली इस तरह के खर्चे होते हैं वो पहले से ही बता दिए जाते हैं बैंक को कि आप ये कर देना, लेकिन उसका अमाउंट नहीं पता है, तो कैश बुक में तो आप एंटर कर नहीं सकते। आपको पता भी होगा कि ये खर्चा तो बैंक में खुद से ही कट जाएगा, लेकिन कितने का कटेगा आपको पता नहीं है, तो इस वजह से क्या करते हो, जब तक आपके पास पासबुक नहीं आती तब तक आप उसकी एंट्री करते नहीं हो, तो यहां पर भी मिसमैच हो जाता है टाइम की वजह से। ऐसे ही क्या होता है, जमा कराई गई चेक्स और बिल्स को डिसऑनर कर दिया गया। आपने बैंक में पैसे जमा किए, चेक लगाई हुई थी, अब वो चेक जब आपने लगाई तो आपने अपनी कैश बुक में तो भैया नोट कर लिया कि हमने बैंक में पैसे लगा दिए, तो बैंक कॉलम जो था उसको आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया कैश बुक में, लेकिन बैंक में जब वो लगाई गई तो वहां पे देखा गया कि तो डिसऑनर हो गई है, तो बैंक में तो पैसे आए ही नहीं, तो यहां पर भी क्या हो गया, एक मिसमैच हो गया। तो ये क्या हो गई, उस तरह की कारण हैं जिन कारणों की वजह से हमारा क्या हो जाता है, जो बैंक की पासबुक है और जो हमारी कैश बुक है, यानी कि जो हमारी रोकड़ बही है और जो हमारा बैंक में खाता है, उन दोनों में मिसमैच रहता है बैलेंसेस में, जो उसका शेष होता है उसमें। तो इनको ठीक कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है उसको देख लेते हैं, और उसके बाद ये समझ लीजिएगा कि इनको जब समाधान विवरण हम लोग बनाए इसलिए रहे होते हैं, आवश्यकता क्या थी पिछले वीडियो में याद करिए, कि यहां पर जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है वो किस तरह से बैंक की जो पासबुक है उसके बैलेंस से मिल पाए, तो जो बीच की गलतियां उनको ठीक करना, और वही सारे गैप्स को आप लिखते चले जाओगे तो क्या हो जाता है, हमारा टोटल जो है दोनों का बैलेंस का कनेक्शन दिख जाता है कि अच्छा यहां पर मान लीजिए एक जगह पर बैलेंस 10,000 रुपए, एक जगह पर 12,000 है, तो 2,000 का अंतर है, तो 2,000 का अंतर इन 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 कारणों की वजह से हुआ, तो उन सारों को आप लिख दोगे तो यहां पर क्या हो जाता है, पूरा आपको एक दिख जाता है कि हाँ ये सारी चीजें इस वजह से मंत्र दिख रहा था और यहां से यहां तक पहुंच गए। तो सिर्फ देखना नहीं होता, आपको यहां से यहां तक पहुंचना भी रहता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से करते हैं। एक तो करते हैं कि हम कैश बुक का जो बैलेंस होता है उसको एडजस्ट किए बिना ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, विवरण बना देते हैं। कौन सा विवरण बना देते हैं, बैंक समाधान विवरण, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो एक बार तो ऐसा करते हैं कि हमने कैश बुक का जो बैलेंस था उसको एडजस्ट किया ही नहीं, जबकि हमें जानकारी मिल गई है, हमने एडजस्ट किया ही नहीं, हमने बना दिया। नॉर्मली व्यवहार में ये हम करते नहीं है, पढ़ने के लिए सीख ले रहे हैं, ये करते हैं हम कैश बुक बैलेंस को पहले बैलेंस को एडजस्ट कर देते हैं, और एडजस्ट करने के बाद से फिर हम लोग ये जो अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसको बनाते हैं, बैंक समाधान विवरण को बनाते हैं। तो उसका प्रारूप क्या होता है इसको देख लेते हैं, फिर इसी चैप्टर को आगे अपना अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं। अब देखते हैं जो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसका प्रारूप कैसा रहता है। ये इंग्लिश में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बैंक दिखाई थी, बैंक की पासबुक का दिखाया था प्रारूप, तो बैंक की पासबुक का जो प्रारूप रहता है उसमें भी एंट्री ज्यादातर इंग्लिश में ही रहती है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में दिखाया। यहाँ पर मैं आपको हिंदी इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, लेकिन साथ में जो हिंदी के टर्म्स मैं आपको बता दूंगा, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान है। पर्टिकुलर से हम क्या करते हैं, जो भी आपका विवरण है वो लिख देते हैं। दो तरह से बनाते हैं, एक ये तरीका होता है और एक दूसरा नीचे वाला तरीका रहता है। अच्छा, इस तरीके और इस तरीके में क्या अंतर है, आराम से समझिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही ज्यादा आसान है। बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए थे, ठीक है, कैश बुक में आपको दिख रहा है कि बैंक वाला जो कॉलम है उसका टोटल शेष जो आया है, बैलेंस आया, वो कितना आया, 10,000 रुपए का आया। फिर आपने क्या किया, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने किसी को चेक दे दी थी,
मान लीजिए कितने की दे दी थी, 2000 रुपए की आपने किसी को चेक दी हुई थी, तो आपने जब दे दी थी तो आप ऑलरेडी बैंक कॉलम को क्रेडिट कर चुके हो, उसके बाद आपको 10,000 मिला है। लेकिन बैंक में तो अभी तक क्या हुआ है, वो जिसको चेक मिली उसने लगाई नहीं है, तो उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर जोड़ दोगे उसको। तो मान लीजिए 2000 रुपए की चेक थी, तो आप क्या करोगे, 2000 रुपए का जोड़ दोगे। फिर क्या हुआ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई द बैंक, बैंक ने आपको कुछ ब्याज था वो आपने जोड़ दिया बैंक ने अपने आप ही, और आपको पता नहीं चला। तो मान लीजिए बैंक ने 500 रुपए का ब्याज जोड़ा था, तो जो बैंक में खाता होगा उसमें आपको 10,000 की जगह 2,000 रुपए भी दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट नहीं, जो आपने क्रेडिट कर दिया है वो वहां पर डेबिट नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 500 रुपए आपके में उसने दे दिए, वो आपको पता ही नहीं है, तो आपने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की है। लेकिन साथ में ये तो मैं जोड़ने वाली चीज कर दी, तो ये कौन सी चीज की है, जोड़ने वाली। अब देखते हैं घटाने वाले को। घटाने वाले में क्या होगा, चेक आपने जो डिपॉजिट कर दिए लेकिन अभी तक बैंक खाते में क्रेडिट जो है नहीं किया है। तो मतलब क्या होता है कि आपको कोई चेक मिली थी, आपने जाकर के बैंक में लगा दी, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया। तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया और आप तो उसको जोड़ चुके हो, तो आप क्योंकि ऑलरेडी कैश बुक में जोड़ चुके हो, इसलिए आप क्या करोगे, उसको आप घटा दोगे। तो मान लीजिए आपको 1,000 रुपए की ऐसे एक चेक मिली हुई थी, तो आप क्या करोगे, 1,000 रुपए को घटा दोगे। ऐसे ही बैंक ने आपको जो भी सर्विसेज दे रही है, चेक्स कलेक्ट करने का है या किसी भी वजह से, तो आपके पैसे आपके अकाउंट से काट लिए। तो मान लीजिए इन्होंने 200 रुपए और काट लिए, तो वो 200 रुपए भी जो काट लिए हैं वो आपके बैंक अकाउंट में तो कम हो चुका होगा, लेकिन कैश अकाउंट में तो ऐसा दिख नहीं रहा है। तो कैश बुक में, कैश अकाउंट में बोल रहा हूं, सॉरी, कैश बुक में आप क्या करोगे, क्योंकि आपने उस चीज को जो आपको घट जाना चाहिए था आपने घटाया नहीं है, इसलिए हम लोग जब बैंक के बैलेंस तक पहुंचते हैं तो उसको हम लोग घटा देंगे। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 10,000 आपके पास कैश में दिख रहा था, कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस था, और यहां पर टोटल जो है आपका क्या दिखना चाहिए वो समझ जाइए। 2000 आप जोड़ेंगे, 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12,500, 1,000 घटाएंगे 11,500, 200 घटा देंगे तो 11,300 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो आप सोचेंगे कॉन्सेप्चुअल लेवल पर तो क्यों होना चाहिए भाई, आपने जो चेक लगाई है बैंक में और बैंक में पैसे अभी तक नहीं जोड़े गए हैं, तो उसको आप जोड़ दोगे, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, चेक आपने जो इश्यू कर दिया था। ऐसे ही क्या हुआ है, सॉरी इसको समझिएगा, जो ऑलरेडी समझाया हुआ वही चीज है कि आपने चेक ली, आपने बैंक में लगा दी, तो आपने अपनी कैश बुक में तो उसको ऑलरेडी जोड़ लिया, लेकिन बैंक में वो पैसे नहीं आए, इसलिए आप क्या कर दो, उसको घटा दे रहे हो, ये 1,000 रुपए वाला। ऐसे ही आपने किसी को चेक दे दी है लेकिन उसने नहीं लगाई अभी तक, तो आप क्या करोगे, जब बैंक वाला बैलेंस निकालोगे तो कैश बुक वाले बैलेंस में आप जोड़ दोगे। तो 2,000 और 500 को इसीलिए जोड़ा गया था। अब यही चीज रहती है, क्या कहते हैं इसमें, यही आपका प्रो फॉर्मा मतलब होता है प्रारूप, तो ये प्रारूप हो गया। अब इससे ज्यादा बेटर जो प्रारूप रहता है ना, उसको हम डबल कॉलम में कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसमें आपको क्या होता है, पहले आपने जोड़ने वाले को एक तरफ लिखा, फिर घटाने वाले को एक तरफ लिखा, तो इसमें थोड़ा सा उतना आसानी से दिख नहीं रहा होता है। इसकी जगह सिंपल आपने यही लिखा, बैलेंस जो था कैश बुक में, मान लीजिए वही वाला केस ले लेते तो 10,000 रुपए का था, फिर आपने चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने किसी को चेक दे दिए, उसने अपनी बैंक में जाकर के नहीं लगाई, तो आपके बैंक में जो पासबुक उसमें पैसे नहीं कटे होंगे, इसलिए आप उसको जोड़ दोगे। तो इसको उन्होंने कितना किया हुआ था, 2,000 किया हुआ था, इसको आप जोड़ दोगे। ऐसे ही आपको जो इंटरेस्ट मिला था आप उसको भी जोड़ दोगे, तो आपको हो जाएगा 500, ठीक। और ये जो आपको टोटल बैलेंस आया ये आपका हो गया किस साइड में, आप इसको जोड़ते चले जा रहे हो, और जो घटाने वाला है उसको आपने अलग कॉलम में कर दिया। तो यहाँ पर बस ये होगा कि जोड़ने वाला एक कॉलम है, घटाने वाला एक कॉलम है, तो आप बहुत एंट्रीज आसानी से देख सकते हो। आपने ऐसा देखा, सरसरी निगाह से समझ सकते हो, चाहे ये एंट्री जोड़ी जाएगी वाली घटाई जाएगी, यहाँ पर वो चीज का स्कोप नहीं है ऊपर वाले में, इसीलिए ज्यादा बेटर जो फॉर्मेट रहता है, प्रारूप रहता है, वो इस तरह का रहता है। इसमें घटाने वाला है, वही मान लीजिए आपको चेक मिली थी 1,000 रुपए की, आपने लगा दी, लेकिन आपको क्या हुआ समझ रहे हैं, चेक जो आपने डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है बैंक के द्वारा, तो आप तो उसको जोड़ चुके हो कैश बुक में, लेकिन वो बैंक में नहीं आई, इसलिए क्या करोगे, उसको घटा दोगे। तो 1,000 रुपए से आपने घटा दिया। ऐसे ही बैंक ने जो अपने खर्चे के लिए आपसे चार्जेस काट लिए वो भी बैंक घटा देगी, तो यहाँ पे फिर से 200 अगर कर देते हैं तो फिर से बैलेंस आपको 11,300 भी आ जाएगा। लेकिन जो प्रारूप है आप वो समझ लीजिए, ठीक। तो हम लोगों ने देख लिया, अगले वीडियो में चलते हैं जिसमें हम लोग कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉपर्ली, उसको देखना स्टार्ट करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।